हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी और उनके क्वेश्चंस भी लगाए थे। और उन दोनों प्रॉपर्टीज में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज करी थी हमने? एक करी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरी करी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये चीजें हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस करी थी, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद इस पर आए, ठीक। नहीं तो इसमें फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए लागू होती है। हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लेते हैं, लिक्विड प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं, लिक्विड प्लस नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैं लिक्विड के अंदर घोलूंगा और एक क्या बनाऊंगा बच्चों, एक सॉल्यूशन बनाऊंगा, है ना। ये सॉल्यूशन काफी प्रॉपर्टीज शो करता है, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और वे प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। जिसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है इस लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर था, है ना, जिसको अपन P1 नॉट मान लेते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर होगा, है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर किसका होगा? बेसिकली लिक्विड का ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट कंपोनेंट तो नॉन वॉलेटाइल है, जो कि वॉलेटाइल है ही नहीं, जिसका वेपर बनता ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, तो फिर इसके तो वेपर बनेंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के वेपर बने। लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट है, ये लिक्विड के वेपर बनने से भी रोकता है, क्योंकि एक तो ये क्या करेगा, जो हीट मिलेगी, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 केल्विन या 100 डिग्री जो भी, 100 केल्विन ले लेते हैं। 100 केल्विन पहले मिल रही थी तो पूरी की पूरी प्योर सॉल्वेंट को मिल रही थी, अब 100 केल्विन सॉल्वेंट को भी मिलेगी और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी इसको एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है तो इसके वेपर तो बनेंगे ही नहीं। तो जो लिक्विड को एनर्जी मिली वो तो कम मिली 100 से, है ना, तो कम लिक्विड के वेपर बनेंगे। और दूसरा ये है कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे ऊपर आ जाता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने मुश्किल हो जाते हैं, वेपर बनने मुश्किल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या करता है, वेपर कम बनने देता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और जितनी वेपर प्रेशर में कमी आती है उसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, जिसको अपन डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए दूसरा हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अब देखो, चूंकि इसका वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो अब इसको बॉईल करने के लिए, अब इसको पूरा का पूरा वेपर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm तक लाने के लिए, इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तब ये बॉयल होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है सॉल्यूशन का। किसकी वजह से? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में ग्राफ्स बनाकर न्यूमेरिकल्स करके डिस्कस करी है। आप लोगों को वो वीडियो पहले देखना है, उसके बाद इस पर आना है, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस हमने पढ़ा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कवि? इस क्वेश्चन में कवि बोल रहे हैं द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो राउट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन करते हैं,
मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, जिसके अंदर मिलाए गए कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो, है ना। अब मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे एजियोट्रॉप्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम हो, लेकिन जो आपने प्योर फॉर्म में लिक्विड लिए थे उनसे बढ़ जाता है ना, तो उनसे बढ़ जाता है। ऐसे मिक्सचर को मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? काफी एग्जाम्पल हमने चर्चा करी थी, C2। अच्छा, ये कौन होंगे? जो रॉल्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, तभी तो क्या होगा? उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर प्रेशर कम होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे तो एथेनॉल और वाटर, ये तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, डेविएशन, है ना। एसीटोन और CS2 ये भी हमने पढ़ा है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? क्योंकि ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं, जिससे पॉजिटिव डेविएशन होता है। एप्टेन एंड ऑक्टेन, ये तो क्या है? ये तो आपके आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, ये तो नॉन आइडियल नहीं है। वाटर और नाइट्रिक एसिड, हमने एग्जाम्पल भी लिखा था, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। और वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर आप फिक्स रेशियो के अंदर सॉल्यूशन बनाते हो, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो रॉल्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन करेगा। मतलब वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। दिस इज द राइट आंसर, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। राइट और नॉट राइट? चल, ई क्वेश्चन देखिए। For a binary ideal solution, the total vapor pressure of solution is given as। अब total vapor pressure of solution एक बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम कैसे निकालते हैं? आइडियल, मैं यहाँ पर लिख दूँ लिक्विड सॉल्यूशन, ये बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो हम रॉल्स के लॉ से निकालते हैं, हमने चर्चा करी है। और रॉल्स के लॉ से, रॉल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? रॉल्स लॉ कहता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, है ना। सॉल्यूशन का किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वो हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं, P2 के लिए P2 नॉट और P1 के लिए P1 नॉट, ठीक है। अब टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ? टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर हम लिखेंगे P1 प्लस P2, तो यहाँ पर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। राइट और नॉट राइट? ठीक है। अब अपने को इनमें से एक फॉर्मूला चूज करना है, तो देख लेते हैं हम कौन सा बनेगा। हम पहले इसको x2 की फॉर्म में निकाल दो, चाहे x1 की फॉर्म में निकाल दो। अगर आप x1 की फॉर्म में इसको निकालना चाहते हो तो x2 की जगह आप क्या रखोगे? x2 की जगह रखोगे बच्चों 1 माइनस x1, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। राइट, चलिए, तो ये हो जाएगा आपके P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1। यहाँ से आप P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। उसके बाद प्यारे बच्चों अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों को पास पास रख देते हैं ताकि जो है अपने कॉमन आ जाए। तो P2 नॉट प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से x1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। ये x1 की फॉर्म में। अब x2 की फॉर्म में निकालना हो तो x1 की जगह 1 माइनस, अब देखो इसमें से कोई ऑप्शन है क्या? P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आप इनकी फॉर्म में x2 की फॉर्म में भी निकाल के देख लेना, कोई इसमें से ऑप्शन नहीं मिलेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपके फिजिकल केमिस्ट्री नीट का बहुत पोर्शन अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक्स लगाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो।
the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose at 373 Kelvin is found to be 750 mmHg. The molality of solution is at same time. आपको मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर क्या है, आपको मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है और आपको बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने, मतलब सुक्रोज प्लस वाटर लिया है, ठीक है. उसका जो वेपर प्रेशर आपको मिला है वो 750 mmHg मिला है. किस पर? 373 केल्विन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब सुक्रोज, शक्कर को, चीनी को आपने पानी में घोला है. द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलेलिटी पूछी है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ये आपको 760 mmHg दिया है. अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं बच्चों, तो आप लोग मुझे बताओ कि ये क्या है. ये प्योर लिक्विड है, मतलब कि ये तो है वाटर. इसका वेपर प्रेशर आपको कितना दिया है? इसका वेपर प्रेशर दिया है 7, ये आपको याद भी रखना है बच्चों, 760 mmHg. ये क्या होता है? ये होता है बच्चों P1 नॉट, ठीक है, अपने को पता है. इसके अंदर आपने एक सॉलिड सॉल्यूट गोला है, ठीक है, और इससे आपने क्या बनाया है? एक सॉल्यूशन बनाया है. इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, जो कि होता है, इसको P या P1 अपन मान ले, वो होता है 750 mmHg. आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना बच्चों. चल, और कुछ नहीं दिया है आपको, और बोला है मोलेलिटी निकालो. अच्छा, ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा. कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है x2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट. यही तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2, और डेल्टा P क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट. अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम N2 को नेग्लिजिबल कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. ध्यान रखना है आपको. तो इसको नेग्लिजिबल करके आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, वो यूज करें. अगर आपको याद नहीं हो तो ऐसे कर सकते हो. अब देखो, आपसे पूछा है क्या? मोलेलिटी. क्या पूछा है? मोलेलिटी पूछा है. अब देखो N2 क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना. N2 क्या होता है? आपके मोल्स ऑफ, यहां पर सॉल्यूट, यहां पर ये है आपके 1 और ये है 2. अपन हमेशा सॉल्यूट को मानते हैं, ध्यान रखना. तो इसके मोल होंगे N2. मोल होते हैं W2 अपॉन कैपिटल M2, मास अपॉन मोलर मास, है ना. और इसके अगर, अच्छा, ये सॉल्यूशन के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है. तो सॉल्यूशन के अंदर मोल्स पूछे हैं, ठीक है. तो ये N2 किसका होगा? सॉल्यूट का. और N1 किसका होगा? सॉल्वेंट का, है ना. तो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं लिखूंगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू P1 नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? P1 नॉट की वैल्यू है 760 माइनस 750 अपॉन 760, ठीक है. N2 की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों? N2 की जगह मैं लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. और N1 की जगह क्या लिख दूं? मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये M1 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 अपॉन 760. अब अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको मोलेलिटी पूछा है, और इस फॉर्मूले से आप मोलेलिटी बना सकते हो क्या? हाँ सर, बना सकते हैं. मोलेलिटी का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? मोलेलिटी का फॉर्मूला, मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं, मोल्स क्या होते हैं? मोल्स में लिख देता हूं N2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट को W1 मानते हैं. अगर ग्राम में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. तो अपने को तो मोलेलिटी निकालनी है. तो मोलेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? मोलेलिटी निकालने का फॉर्मूला, अगर मैं
यहां पर इस वाले फॉर्मूले में W1 का डिवाइड कर दूं, इस वाले फॉर्मूले में सॉरी M1 का डिवाइड कर दूं। M1 का डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो वाला फॉर्मूला अपने को निकालना है ना, N2 क्या हो जाएगा बताओ? W2 अपॉन M2। अब देखो ये वाला फॉर्मूला सेम बन जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू W1। एक दिक्कत क्या दे रहा है? M1 दे रहा है, तो M1 को आप दोनों तरफ जो है डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों तरफ M1 को डिवाइड करूंगा तो ये M1 और इधर सेम ऑपरेशन मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, M1 से M1 कट जाएगा। अब ये वाली चीज क्या हो गई आपकी? मोलेलिटी तो हुई है, ये वाली चीज मोलेलिटी तो हुई है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 10/760। और M1 क्या होता है? वाटर। M1 यहाँ पर क्या है? वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो इंटू 80, तो ये हो जाएगा आपके 10/760 इंटू 18। अब ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये 0 से 0 कट गया और 1/76 इंटू 18, ये कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ओके। चलिए अपन कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालूं बच्चों, तो वो कंक्लूजन आप याद भी रख सकते हो, इतनी माथाफोड़ी ना करके। कंक्लूजन क्या है कि अगर मैंने क्या किया इसमें पूरे में, मैंने क्या किया? M1 का डिवाइड किया है ना, तो अगर मैं इसमें भी M1 का डिवाइड करता हूं तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? मोलेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोलेलिटी का एक फॉर्मूला, स्मॉल m, क्या ये आपकी फ्रेम में आ रहा है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंक्लूजन, स्मॉल m मोलेलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इंटू कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M1, ठीक है। अच्छा एक और चीज बच्चों, एक और चीज, ये आपने मोलेलिटी आपने निकाली है ना, तो ये सारी की सारी वैल्यू, बेसिकली ये सारी की सारी वैल्यू, अगर ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम पर मोल है, यहाँ पर आपने जो वैल्यूज ली है वो वैल्यूज आपके ग्राम में है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 100 अपॉन ये 100 अपॉन ये 0 से 0 कट गया, तो ये 10/76 इंटू 80 ये आएगा आपकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि अपन मोलेलिटी को अपन जो है, मोलेलिटी क्या होती है? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो मोलेलिटी को 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो ये कंक्लूजन अपन ने निकाला है कि मोलेलिटी को हम डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इंटू कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये करके आप मोलेलिटी निकाल सकते हो। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपको बोला कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute having molecular mass 40 which should be dissolved in 57 ग्राम, ठीक है। आपको एक ये सेम कॉन्सेप्ट है, आपने क्या किया है? एक सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट भी कौन सा है? प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पर ऑक्टेन। कौन सा है? ऑक्टेन। तो यहाँ पर ये ऑक्टेन है, कितना है 57 ग्राम है। इसका वेपर प्रेशर कितना है? इसका वेपर प्रेशर अपन मानते हैं P1 नॉट। कितना मानते हैं? P1 नॉट। इसके अंदर आपने क्या किया है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है और क्या बना दिया है? सॉल्यूशन बना दिया है बच्चों, ठीक है। और ये बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। ये आपको इसका मास निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ 57 ग्राम, इसका मास निकालना है आपको। और इसका मास क्या होता है? W2, वो अपने को फाइंड आउट करना है। नॉन वॉलेटाइल
का मोलर मास दिया है, M2 की वैल्यू दी है आपको कितनी 40, ऑक्टेन का मास दिया है आपको W1 दिया है 51 ग्राम, और ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, इसका मोलर मास होता है 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो 80% रिड्यूस हो गया। मान लो पहले P1 नॉट था तो 80% रिड्यूस होगा, तो अब हो जाएगा 0.8 P1 नॉट। ठीक है, पहले 1 था तो अब 0.8 रिड्यूस हो गया, है ना। 100 से 80 गया तो 1 से 0.8 आएगा, है ना। चलिए, अब बोला है आपको कि आपको क्या करना है, W2 निकालना है। ठीक है, तो W2 निकालना है तो वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो X2 इज इक्वल टू क्या होता है, X2 इज इक्वल टू आपके P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, X2 की वैल्यू N2 अपॉन N1, सर N1 प्लस N2 होता है, लेकिन N2 को हम नेग्लिजिबल मान देते हैं, नीचे वाले को अपन ने पिछले वीडियो के अंदर किया है। P1 नॉट कितना है, P1 नॉट प्योर फॉर्म में P1 नॉट ही है, P1 की वैल्यू 0.8 P1 नॉट अपॉन P1 नॉट ही है। N2 को मैं लिख सकता हूं सर W2 अपॉन M2, और N1 को लिख सकता हूं W1 इंटू M1 इज इक्वल टू, यहाँ से P1 नॉट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 0.8 P1 नॉट अपॉन P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल आउट हो गया आपके। अब बताओ W2 की वैल्यू तो निकालनी है, M1 की वैल्यू सर आपके M1 की वैल्यू 114, M2 की वैल्यू सर 40, और W1 की वैल्यू सर 57, और ये आ जाएगा 1 में से 0.8 गया तो 0.2, 57 2 जा। ठीक है, और यही होगा, और ये हो जाएगा आपके 2 से कट जाएगा 20, तो W2 यहाँ से क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा यहाँ से 0.2 इंटू 20 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा दो 10 लगा दो, और ये हो जाएगा कितना आपके 2 2 जा 4। क्या हमने सही किया है या नहीं, देख लो एक बार। ये आ जाएगा 2 जा और 57 2 जा, और ये कट जाएगा 2 से 20, है ना, 20 हो जाएगा ना। चलिए, ये 20 बचेगा ना, ये 20 इंटू 0.2, अब ये W2 की वैल्यू 20 इंटू 0.2, W2 20 इंटू 0.2, तो ये 2 2 जा, ये तो 4 आना चाहिए, 10 4 आना चाहिए। W की वैल्यू 4 क्यों नहीं आ रहा है, एक बार वापस चेक कर दो कि हमने फॉर्मूले में तो गलत नहीं पुट किया। W2 इंटू M2 और W1 अपॉन M1, W2 की वैल्यू, W2 जो है वो तो निकालना है, W2 की वैल्यू निकालनी है। M2 की वैल्यू नॉन वॉलेटाइल की वैल्यू कितनी है, 40 है या 50 है, 40 है या 50 है। अगर 50 होगी तो फिर एग्जैक्टली आपके देखते हैं, ठीक है, और ये आपके 40 है मान लेते हैं। अब ये 57, ये M2 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 57 है, यहाँ पर अपन ने गलत लिखा ना, ये W1 57 है और ऑक्टेन 114 होता है, सही तो लिखा है। 57 2 जा 114, और ये आ गया आपके 2 से ये कट गया आपके कितने 20 टाइम्स, और W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से W2 की वैल्यू यही तो आनी चाहिए 0.2 इंटू 20, तो ये आपके 4 ग्राम आनी चाहिए, 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम के हिसाब से तो नन ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन 4 ग्राम में है नहीं। ठीक है, यही होना चाहिए, इसका ऑप्शन तो यही होना चाहिए। ठीक है, एक बार अपन वापस देख लेते हैं क्या अपन ने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की, 1 सेकंड लगेगा। चलिए, यहां पर N2 अपॉन N1, N2 की वैल्यू, N2 क्या होता है W2 अपॉन M1 इंटू N1 क्या होगा W1 इंटू आपके M1, सॉरी ये M2 होगा।
और ये हो जाएगा 0.2 आया था इसकी वैल्यू। चलिए अब वैल्यू रखो, W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू निकालनी है, M1 की वैल्यू, M1 की वैल्यू 114 है, M2 की वैल्यू बच्चों, M2 की वैल्यू 40 है, इंटू 40 इंटू क्या है आपके इसकी वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू, W1 की वैल्यू 57, तो ये 2 जा और यहाँ पर ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 को आप एक काम करो, इस 40 की जगह पर 50 लिख दो। हाँ ये 50 ही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ये 50। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इधर है 0.2। अब W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 इंटू 25 और कितनी आ जाएगी, 5 ग्राम आ जाएगी। 5 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर 40 लेते तो नन ऑप्शन आता, बिल्कुल सही। अगर हम 40 लेते तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आता। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये नंबर 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब ध्यान रखना कि जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिला देते हो और ये लिक्विड है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है। इसको सॉल्यूशन बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका वेपर प्रेशर P1 हो जाता है। वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो आप यूं समझ लो कि ये अगर फ्रीजिंग पॉइंट है, ये अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो वेपर प्रेशर पहले यहाँ पर था P1 नॉट, अब यहाँ पर हो गया P1। तो यहाँ पर आने के अंदर पहले इसको जमने के लिए इतना टेम्परेचर कम करना पड़ता था, अब इसको जमने के लिए इतना टेम्परेचर कम करना पड़ता। पहले इसको बॉयल होने के लिए इतना जाना पड़ता था, अब इसको बॉयल होने के लिए इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट अब जमने के लिए कम टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटा है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर घोल के सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस ग्राफ से आपको समझना है कि हम क्या करते हैं, सेम वैसा ही बनाएंगे जैसा हमने उसके अंदर किया था। यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों टेम्परेचर और यहाँ पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, मैं एक लाइन बना देता हूं, उस लाइन को आपको समझना है। सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन है, मतलब कि वहां पर आपके वेपर प्रेशर, वहां पर जितना वेपर प्रेशर उतना कम करोगे और वो वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा, तब जो है सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। तब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। अपन मान लेते हैं इस पॉइंट पर सॉल्वेंट, ये है सॉलिड सॉल्वेंट। क्या है बच्चों, सॉलिड सॉल्वेंट। इस पॉइंट पर अब मान लेते हैं प्योर फॉर्म के अंदर इसका वेपर प्रेशर कितना है, P1 नॉट है सॉल्वेंट का, और जब सॉल्यूशन बना दिया तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, उसका वेपर प्रेशर है P1। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को कम कर रहे हैं, कम किया। इस पॉइंट पर आके ये जम जाएगा। ये वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, ये टेम्परेचर है। इस वेपर प्रेशर को कम करेंगे, यहां पर आकर इस पॉइंट पर जमने लग जाएगा। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। अब मुझे बताओ जो प्योर सॉल्वेंट जमा है वो यहां पर जमा है, तो इसको अपन लिखेंगे TF, फ्रीजिंग पॉइंट है TF नॉट। ठीक है, अब सॉल्यूशन यहां पर जमा है, इसको लिखेंगे TF1। अब मुझे बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई। ठीक है, यही चीज है आप लोगों को लिखना है प्रैक्टिकली। अच्छा, ये इतना यहां पर क्या है, इसके अंदर डिफरेंस है, इतना डिप्रेशन हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं डेल्टा TF, और ये इक्वल टू होता है किसके, ज्यादा माइनस कम, TF नॉट माइनस TF1 कह सकते हो इसको। ठीक, तो ये होता है डिप्रेशन
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। प्रैक्टिकली क्या देखते हैं? प्रैक्टिकली देखते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। प्रैक्टिकली डिप्रेशन सेम वैसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution। मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पर लगता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब ये के एफ क्या है? डेल्टा टी एफ यहां पर है। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये के एफ जो है ना बच्चों, ये होता है आपके मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। सेम वैसा का वैसा जो हमने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखा था, और इसको काइरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो स्मॉल एम है वो क्या है? मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो क्या है बच्चों? ये है आपके डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। बोलो। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी को मैं लिख दूं N2 अपॉन W1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के एफ यहां पर मोल्स की जगह मैं क्या लिख देता हूं? मोल्स की जगह लिख देता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। ठीक, बोलो। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। यहां से आपको M2 की वैल्यू बहुत सारी पूछी जाती है, तो M2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है M2 को उधर ले जाएंगे। M2 की वैल्यू यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। चल, अगर मैं बात करूं कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वही होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे, और फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बहुत ही ठंडे इलाकों के अंदर पेट्रोल जम जाता है, तो उस पेट्रोल के अंदर क्या करते हैं? पेट्रोल के अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है? एंटी फ्रीज का काम करता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाए? डिप्रेशन हो जाए, ठीक है, ताकि आसानी से जमे नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कमी आ जाए। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या आ जाए बच्चों? कमी आ जाए, ठीक है। चलिए, इफ मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सेम, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी सेम हो तो अब मुझे बताओ कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला Kb इंटू मोलेलिटी, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला Kf इंटू मोलेलिटी। तो मैं यहां से यहां पर कह सकता हूं कि और कुछ नहीं, आप यदि इन दोनों का रेशियो लोगे तो डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ आ जाएगा।
ये भी आपको रिलेशन याद रखना है, ये भी आपके काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर कुछ रिलेशंस आप याद रखते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। आप लोगों को टाइम इतना नहीं मिलता है कि आप रिलेशन को पहले निकालो और फिर जो है उसको पुट करके जो आंसर निकालो। ठीक है, आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें याद रखते हो तो वो चीज़ें अल्टीमेटली बहुत काम आती है। कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं प्रैक्टिकली। केबी और केएफ के फॉर्मूले, केबी क्या होता है? केबी होता है बच्चों, केबी क्या होता है? ये होता है मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, मोलल और फ्रीजिंग कांस्टेंट क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी बॉइलिंग कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है केएफ। तो केबी और केएफ के फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। केबी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, KB इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू आपके हो जाएगा वेपराइजेशन की एंथैल्पी। सारी चीजें अभी बताऊंगा कौन कौन सी क्या है, और ऐसे ही आप KF की वैल्यू निकाल सकते हो R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू फ्यूजन एंथैल्पी। ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी जाती है, वेपराइजेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करके आप KB और KF की वैल्यू निकाल सकते हो। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, R यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिखूं अगर, तो R यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट है। M1 यहाँ पर क्या है? मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों। TB यहाँ पर क्या है? TB यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। वैसे यहाँ पर R और M1 सेम है, और TF यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TF यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट किसका है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि नॉट TF नॉट वो होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आपके प्योर सॉल्वेंट होता है। और यहां पर डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, ये वेपराइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी, और ये क्या है? ये फ्यूजन एंथैल्पी है। अब ये सारी चीजें एंथैल्पी वगैरह, ये सारी चीजें थर्मो में पढ़ते हैं, है ना। आपको अगर क्वेश्चंस के अंदर ये वैल्यू मिले, सॉल्यूशन के क्वेश्चंस के अंदर, तो ये वैल्यू पुट करके आप KF और KB की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यूज को पुट करके आप इजीली KB और KF का निकाल सकते हो मान। दिस इज द प्रैक्टिकली वैल्यूज, प्रैक्टिकली फॉर्मूलाज, ठीक है, प्रूवन फॉर्मूलाज। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये वाला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट KF, आपको KF की वैल्यू दे रखी है आपको 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट क्या दे रखा है? KF की वैल्यू दे रखी है। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, आपको क्या निकालना है? आपको TF निकालना है, TF सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा TF निकालना है, ऐसा ही तो बोला इसने, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन। द मोलिलिटी दे रखी है आपको, मोलिलिटी दे रखी है 0.078 स्मॉल m कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो मोलिलिटी दे रखी है, KF दे रखा है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। ये देखो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है KF इंटू स्मॉल m, KF की वैल्यू KF इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू डेल्टा TF। ये निकालना है। KF की वैल्यू दे रखी है 5.12, 0.078, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आप देख लो कि 51278, इसको मल्टीप्लाई करोगे
16 का 6, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, 8 5 जा 40, 14 का 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 35, 6 9 4, 13, 9 9 3 और कितने नंबर बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इसके अंदर जीरो भी तो है, जीरो अपन ने काउंट नहीं किया है तो जीरो काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू लगेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपके 30, ये आपके पॉइंट लगाना है ना अपने को, तो पॉइंट लगाना है तो अपने कितने नंबर बाद है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.39, 0.39 केल्विन, 0.39936, तो दिस इज द राइट ऑप्शन 0.40, ठीक है। ये 3 और 2 5 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, प्योर बेंजीन फ्रीजेस एट 5.4 डिग्री सेल्सियस। प्योर बेंजीन जो है वो फ्रीज होती है 5.45 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर बेंजीन मतलब कि TF नॉट की वैल्यू दे रखी है 5.45 डिग्री सेल्सियस और मोलिलिटी दे रखी है, मोलिलिटी कितनी दे रखी है? 0.374 मोलर सॉल्यूशन ऑफ टेट्राक्लोरोएथेन इन बेंजीन फ्रीजेस एट। जब आप टेट्राक्लोरोएथेन बेंजीन के अंदर मिला देते हो तो वो इतने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होती है, मतलब कि अब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 3.55 डिग्री सेल्सियस और KF पूछा है आपसे, ठीक है। अब फॉर्मूला बताओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा TF अपॉन M। डेल्टा TF क्या होता है? TF नॉट माइनस TF अपॉन M और TF नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? TF नॉट की वैल्यू है 5.45, TF की वैल्यू है 3.55 अपॉन M की वैल्यू दे रखी है आपको 0.3474। इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 5, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया आपके 1.90 अपॉन 0.374, पॉइंट से पॉइंट हटा और ये वैल्यू आ गई 190 अपॉन 374, ठीक है। अच्छा यही तो वैल्यू आई? नहीं, ये वैल्यू नहीं आई, पॉइंट से पॉइंट नहीं हटेगा, ये ऊपर लग जाएंगे 3 जीरो और नीचे लगेंगे 2 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ पर ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो 1900 अपॉन 374, समझ में आया आपको? ये देखो, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हटाया तो नीचे लगे 100 और ये वाला पॉइंट हटाए तो ऊपर लगे 1000। तो जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, फिर भी 1 जीरो बच गया ना, तो ये हो जाएंगे 1900 अपॉन 374, ठीक है। अब देख लो ना आप, अगर आप लोग काटोगे 400 मान लो इसको, तो 400 मानोगे तो 4 5 जा 20 है ना, तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। तो 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चंस वैसे करने होते हैं एग्जामिनेशन में। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, इनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम वांट ऑफ फैक्टर को भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस होने के बाद मैं कुछ आपको DPPs ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको सॉल्व करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार।